थैंक यू बोल वहां से निकल जाता है। सब अपने काम में लग जाते हैं। मल्होत्रा से डील साइन हो जाती है। आरोही को बुरा लग रहा था, उसने शौर्य से बहुत गलत तरीके से बात की तो उसे सॉरी बोलने के लिए जाती है। लंच हो चुका था इसलिए सब लंच करने कैफेटेरिया में जाते हैं। शौर्य भी अपना लंच करने वहां जाता है तो जिया भी वही आ जाती है और शौर्य के पास आकर उससे पूछती है क्या मैं यही बैठ सकती हूँ। तो शौर्य कहता है क्यों नहीं मैम, आप बिल्कुल बैठ सकती है। तो जिया वहां बैठी हुई कहती है तो शौर्य कैसा लग रहा है तुम्हें हमारा ऑफिस। फिर हंसते हुए कहती है दरअसल मैंने आरोही के बारे में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सब सेक्रेटरीज को उनके बास खड़ूस ही लगते हैं। तो शौर्य कहता है ऐसा नहीं है मैम, सब बहुत अच्छे हैं और आरोही मैम भी बहुत अच्छी है, बस कभी कभी थोड़ा गुस्सा करती है। तो ये सुन जिया हंसने लगती है। फिर पूछती है वैसे शौर्य तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो शौर्य ये सुन अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहता है मैम मेरे घर में कोई नहीं है, सब लोग एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे। ये सुन जिया उसे सॉरी कहती है। फिर बात बदलते हुए कहती है वैसे शौर्य तुमने चड्डा जी का चेहरा देखा था, उनका चेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। ये सुन शौर्य भी हंस देता है। तभी आरोही उस कैफेटेरिया में आती है और देखती है कि जिया और शौर्य दोनों हंसते हुए बातें कर रहे हैं। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन जिया का शौर्य से चिपकना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो आई तो थी सॉरी बोलने लेकिन बिना कुछ कहे गुस्से से चली जाती है। अपने कैबिन में वो इधर उधर घूम रही थी और अपने आप से ही बातें करते हुए कहती है देखो तो कैसे हंस हंस के बातें कर रहा था जिया से, जैसे कितने सालों से जानता हो। और ये जिया हैंडसम लड़का देखा नहीं कि लग जाती है चिपकने और गुस्से से आकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। कुछ सोच वो शौर्य को फोन कर कैबिन में आने को कहती है। लंच भी अब तक खत्म हो चुका था। शौर्य आरोही के कैबिन में जाता है तो आरोही उसे कहती है कल शाम सिंघानिया जी की 45 वेडिंग एनिवर्सरी है तो उनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेना और हाँ शाम में मेरे घर पर ही आ जाना, हमें साथ में ही उनके यहाँ जाना है। ये सुन शौर्य अपना सिर हिलाता है। फिर देर रुककर कहता है मैम अगर और कुछ नहीं है तो मैं जाऊँ, वो क्या है ना मुझे अपना सामान शिफ्ट करना है, फिर वक्त नहीं मिलेगा इसीलिए। आरोही भी उसे जाने को बोल देती है और काम करने का नाटक करने लगती है। शौर्य वहां से निकल जाता है तो आरोही अपने मन में कहती है क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों उसे किसी और के साथ देख नहीं पा रही हूँ, मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, कहीं मुझे इससे प्यार। फिर अपना सिर झटक कर कहती है क्या आरोही क्या सोच रही है, तो और वो भी प्यार हो ही नहीं सकता है, अपना दिमाग काम में लगा, इधर उधर नहीं समझी। ये क्या वो अपना दिमाग काम में लगाने लग जाती है। उधर शौर्य घर पहुंच अपना सारा सामान पैक करता है और फ्लैट पर भिजवा देता है और अब बारी आती है गुप्ता अंकल की। कहकर बड़ी ही शान से गुप्ता अंकल के घर जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा गुप्ता अंकल ही खोलते हैं। वो शौर्य को देख थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर हंसते हुए कहते हैं अरे शौर्य बेटा क्या हुआ, कुछ काम था क्या, मुझे बता दिया होता मैं आ जाता है। ये सुन शौर्य तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है क्यों, ताकि आप फिर से वर्मा आंटी को देख सके। मैं जानता हूं कि आप मुझे से किराया मांगने के बहाने वर्मा आंटी को देखने आते थे और अपने शौक के चक्कर में आपने मेरी नाक में दम कर दिया था। मुझे क्या क्या नहीं सुनाया आपने, कभी निकम्मा तो कभी बेरोजगार तंगा गया था मैं। गुप्ता अंकल ये सुन गुस्से में कहते हैं शौर्य ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें घर किराए पर दिया और तुम मुझे ही बदनाम कर रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी और किराया देते हुए जाना। जिस पर शौर्य भी कहता है हाँ तो रुकना ही कौन चाहता है। फिर हाथ पर चाबी और पैसे रखते हुए कहता है ये रही आपके सड़े से मकान की चाबी जिसका किराया उस बेकार घर के हिसाब से बहुत ज्यादा था और ये रहा आपका किराया। और हाँ मैं बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत भी है, ये लो आंटी सबूत। आंटी शब्द सुन गुप्ता अंकल हैरान रह जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ आंटी खड़ी अंकल को ही घूरे जा रही थी। अंकल अपना डर छिपाते हुए पूछते हैं अरे सुरु तुम का कब आई। जिस पर शौर्य कहता है वो तो शुरू से ही यहाँ पर है। फिर शौर्य आंटी को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहता है ये लीजिए आंटी आपने जो मांगा था मैं ले आया। आंटी वो लिफाफा लेकर देखती है जिसमें गुप्ता अंकल और वर्मा आंटी को फोटोज थी। ये देख आंटी गुस्से से डांडा उठाते हुए कहती है मुझे पहले से ही शक था कि तुम्हारा चक्कर कहीं और चल रहा है, इसीलिए मैंने शौर्य से कहकर तुम्हारे ऊपर नजर रखने को कहा था। आज तो मैं तुम्हें बताती हूँ, बड़ी आशिकी सवार है ना। ये कहकर वो गुप्ता अंकल को मारने लगती है। शौर्य का काम हो चुका था तो वो वहां से निकलकर संजय अंकल के पास आ जाता है। संजय अंकल उसे देखकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं अरे बेटा शौर्य तुम यहाँ इस वक्त आज ऑफिस नहीं गए क्या। जिस पर शौर्य कहता है नहीं अंकल वो मैं अपना सामान पैक करने आया था, मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला है तो मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ। शौर्य यहाँ से जा रहा है सुन संजय अंकल उदास हो जाते हैं क्योंकि एक वही तो था जो उनसे उनका हाल चाल पूछा करता था, वरना उनके लड़के तो विदेश जाकर माँ बाप को तो भूल ही गए, बहुत अकेले हो गए थे संजय अंकल। लेकिन आज शौर्य भी जा रहा है, ये सोच वो और भी ज्यादा दुखी हो गए, लेकिन अपनी उदासी छुपाते हुए कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही खूब तरक्की करो और खुश रहो। शौर्य उनका उदास चेहरा देख लेता है। वो उनके पैरों से पास बैठता हुआ कहता है आप उदास क्यों हो रहे हैं अंकल, मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आऊंगा ना पक्का। तो अंकल हंसते हुए कहते हैं ठीक है लेकिन मुझे रोज फोन करना समझे और अपना ख्याल रखना और जल्दी मिलने आना। तो शौर्य उनके गले लगते हुए कहता है बिल्कुल अंकल मैं अपना ख्याल रहूंगा और आपसे मिलने भी आया करूंगा, ठीक है। फिर उनका आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाता है। वो अपने फ्लैट पर पहुंचता है, उसका सारा सामान पहले ही वहां पहुंचा दिया गया था। वो अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा होकर बाहर देख रहा था जहां से पूरा शहर दिख रहा था। वो शहर को देख अपने आप से कहता है अब तो आप खुश हैं ना पापा, आप ऐसा ही तो चाहते थे, एक अच्छी नौकरी, एक घर और परिवार के लिए टाइम। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर अपने आप से कहता है देखो ना पापा आज आपके बेटे के पास सब कुछ है लेकिन टाइम बिताने के लिए आप लोग ही नहीं, वो बहुत मिस कर रहूं पापा आप सबको, मैं आपका गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना पापा। इस जन्म में तो मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका लेकिन अगले जन्म में जरूर एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगले दिन शौर्य कुछ जल्दी ही ऑफिस पहुंच जाता है ताकि वो अपना बचा हुआ काम पूरा कर सके क्योंकि कल उसने हाफ डे ले लिया था जिससे आरोही जी को काम में कोई दिक्कत ना हो। जिया जब ऑफिस आती है तो देखती है शौर्य पहले से ही काम कर रहा था तो वो उसके पास जा उससे पूछती है क्या बात है शौर्य जी आज आप बड़े जल्दी ऑफिस आ गए। जिस पर शौर्य उसे बताता है कि कल हाफ डे लेने के कारण कुछ काम रह गया था तो नहीं पूरा करने के लिए जल्दी ऑफिस आ गया था। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रीति वहां आ जाती है और आते ही शौर्य से पूछती है तो शौर्य घर की शिफ्टिंग अच्छे से हो गई, वैसे नया घर मिलने की पार्टी कब दे रहे हो। जिस पर शौर्य कहता है अरे प्रीति ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहो तब हम पार्टी कर लेंगे, तुम कोई दिन बता देना मैं तुम सबको ट्रीट दे दूंगा। तो जिया हंसते हुए कहती है हमें ट्रीट नहीं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना है। जिसे सुन शौर्य कहता है तब तो और भी ठीक है, मेरे पैसे बच जाएंगे लेकिन खाना तुम लोगों को अपनी रिस्क पर ही खाना होगा, खाने के बाद तुम्हारा क्या होगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये कहकर वो हंसने लगता है कि तभी आरोही उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से से देखती हुई कहती है ऑफिस में काम करने आते हो या हंसी मजाक करने।
शौर्य तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो वहां उसे आरोही खड़ी हुई दिखाई देती है। वो तुरंत सॉरी मैम बोलकर अपना काम करने के लिए वहां से भाग जाता है। तो प्रीति और जिया भी धीरे से खिसक लेती है। शौर्य अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेता है और फिर गिफ्ट लेने के लिए निकल जाता है। शाम में शौर्य गिफ्ट लेके आरोही के घर पहुंच जाता है। आज उसने ब्लू शूट, व्हाइट शर्ट एंड रेड टाई के साथ पहना हुआ था, जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहा था। वो वहीं सोफे पर बैठा आरोही का इंतजार करने लगता है। तभी आरोही सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। आज उसने व्हाइट गाउन पहना हुआ था, खुले बाल, आंखों में काजल के साथ वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब शौर्य की नजर उस पर पड़ी तो शौर्य उसे देखता ही रह गया। आज पहली बार शौर्य ने आरोही को ध्यान से देखा था। उसकी नजरें आरोही पर से हट ही नहीं रही थी। ऐसा ही कुछ हाल आरोही का भाई था। वो भी शौर्य को एकटक देखे जा रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी वहां ड्राइवर आता है और कहता है, मैम साहब गाड़ी तैयार है। तक जाके दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। फिर शौर्य अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, मैम हमें चलना चाहिए। फिर दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उधर जब वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो सबकी नजरें उन दोनों पर जाके टिक जाती है। वो दोनों एकदम अलग ही लग रहे थे। उन्हें देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि वो दोनों बॉस और सेक्रेटरी हैं। जहां लड़कियां शौर्य को देख आहे भर रही थी, वहीं लड़के आरोही को देखे ही जा रहे थे। उन्हीं में से एक आदित्य सिंह भी था, सिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, जो आरोही को बड़ी ही गंदी नजरों से देख रहा था। आरोही जाके मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया से मिलती है और उन्हें बधाई देती है। फिर कुछ देर बाद मिस्टर सिंघानिया स्टेज पर आते हैं और सबसे कहते हैं, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी 45 वेडिंग एनिवर्सरी है। फिर मिसेस सिंघानिया की तरफ देख कहते हैं, थैंक यू शांति, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे इतने साल झेलने के लिए थैंक यू, मेरा हमेशा साथ देने के लिए, जब जब मुझे जरूरत पड़ी तुम मेरे लिए खड़ी रही, उसके लिए थैंक यू। तुम्हारे साथ जिंदगी के ये 45 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मैं भगवान से बस यही दुआ मांगता हूँ कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। तुम हो सब है, तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई लव यू मिसेज शांति सिंघानिया। ये सुन शांति जी शर्मा जाती है। फिर पार्टी शुरू होती है। आरोही सबसे मिल रही होती है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा शौर्य पर ही होती हैं, जो कि लड़कियों से घिरा हुआ था। ये देख आरोही को बहुत जलन होती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। और मन में कहती है, देखो तो इसे कैसे हंस हंस कर लड़कियों से बातें कर रहा है, आखिर यही तो करने आया ही था यहाँ। और ये लड़कियां भी इन्हें उसके अलावा कोई और नहीं दिखता है क्या, जिसे देखो शौर्य से ही चिपकने आ रही है। मन तो कर रहा है मुंह नोच लूं, सबका बड़ी आई शौर्य से चिपकने वाली हूँ। वहीं किसी की नजर बराबर आरोही पर होती है। वो और कोई नहीं आदित्य सिंह था। वो आरोही के पास जा उससे डांस के लिए पूछता है तो आरोही भी ना जाने क्यों, लेकिन ये सोचकर कि शौर्य शायद थोड़ा जले तो उसे जलाने के लिए उसके साथ डांस करने लगती है। फिर सब भी धीरे धीरे डांस शुरू कर देते हैं। वहीं शौर्य आरोही को किसी और के साथ डांस करता देख ना जाने क्यों, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था किसी का आरोही के पास आना। उसका मन कर रहा था कि वो उस आदमी की जान ले ले, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। दोनों ही एक दूसरे का किसी दूसरे के साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। दोनों ही एक दूसरे को जलाने के लिए ना चाहते हुए भी दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। फिर पार्टनर्स चेंज होते हैं तो अब की बार आरोही और शौर्य एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। दोनों को ही एक दूसरे का साथ पाकर एक अलग ही सुकून मिलता है, मानो दिन भर बाहर भटककर इंसान अपने घर को आता है। उस समय वो जो महसूस करता है, वैसी ही फीलिंग दोनों को आ रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों को तो जैसे दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में कहीं खोसे जाते हैं और डांस करते रहते हैं। उन्हें होश तब आता है जब डांस खत्म हो जाता है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। तब जाके दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वो दोनों ही इस समय एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे से अलग होकर ना जाने क्यों कुछ खाली खाली सा लग रहा था। ये सब देख आदित्य गुस्से से पागल हो जाता है। वो आरोही को पाने की चाहत रखने लगता है। आदित्य की इमेज समाज में कुछ अच्छी नहीं थी। लड़कियों को लेकर वो हमेशा ही बदनाम रहता था। आए दिन उसके साथ नई लड़कियां दिखती थी। वो एक लड़की से बहुत जल्दी ही बोर हो जाता था, लेकिन जब से उसने आरोही को देखा है तब से वो उसे पाने की चाहत रखने लगा। उसे आरोही किसी भी कीमत पर चाहिए थी, तो वो आरोही को अपना बनाने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन जब शौर्य की नजर आदित्य पर पड़ती है तो उसे कुछ सही नहीं लगता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। उधर आदित्य शराब के ग्लास पर ग्लास पिए जा रहा था। फिर उठकर आरोही के पास आते हुए कहता है, आरोही जी आपके पास तो हमसे बात करने के लिए वक्त ही नहीं है। आरोही उसे देखती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। भगवान ने लड़कियों को एक तरह की स्पेशल पावर दे रखी है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि कौन उन्हें किस नजर से देख रहा है। डांस करते वक्त भी उसे कुछ अजीब सा लगता, लेकिन तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त उसका ध्यान शौर्य को देखने में था। लेकिन अभी उसे कुछ गलत लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं कि तभी आदित्य आरोही का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, आरोही जी एक जाम तो हमारे साथ भी हो जाए। तो आरोही तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, जी नहीं मैं शराब नहीं पीती। ये सब होते हुए शौर्य देख रहा था। उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। शुरू से ही शौर्य के आदित्य कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन उसकी ये हरकत आग में घी डालने का काम कर गई। उधर आदित्य इस बात से बुरी तरह चीर जाता है, लेकिन फिर अपना गुस्सा दबाते हुए शांति से कहता है, कोई बात नहीं, आप पीती नहीं है तो कम से कम हमारे साथ बैठ तो सकती है ना। आदित्य उसकी कमर पर हाथ रखने वाला ही होता है कि शौर्य तब तक आरोही को अपने पास खींच लेता है, जिससे आरोही शौर्य के सीने से जा लगती है। उसकी तेज चल रही धड़कने आरोही को साफ साफ सुनाई दे रही थी, तो आरोही की भी धड़कने एकदम से बढ़ जाती है। उसे शौर्य की सीने लगे हुए आज पहली बार एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह सबसे ज्यादा सेफ है। उधर शौर्य अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, सर जब मैम कह रही हैं कि वो शराब नहीं पीती तो फिर आप उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। आरोही को शौर्य के सीने लगा देख आदित्य पागल हो जाता है और गुस्से से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे ही मुझसे बात करने की, तू जानता है मैं कौन हूँ, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की और तू मुझसे जबान लड़ा रहा है, चल हट। और फिर आदित्य आरोही को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन शौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, एक बार में समझ नहीं आ रहा कि मैम आपके साथ नहीं जाना चाहती है। फिर झटके से उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे आदित्य थोड़ा लड़खड़ा जाता है। ये सब होता देख मिस्टर सिंघानिया वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। तो आदित्य कहता है, ये सेक्रेटरी मुझसे जबान लड़ा रहा है। मैंने आरोही जी से सिर्फ इतना कहा कि साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं, लेकिन इससे ये देखा नहीं गया। फिर शौर्य कहता है, आप अगर सिर्फ बात करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आप आरोही जी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिसे सुन आदित्य साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है, ये साफ झूठ बोल रहा है। तो मामूली सा 2 कौड़ी का सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी बनकर ही रहा, आरोही जी का बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश ना कर समझा। तो शौर्य कहता है, सेक्रेटरी हूँ इसीलिए इतनी शांति से बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसी हरकत करने वालों का हाथ तोड़कर उनके दूसरे हाथ में दे चुका होता अब तक। और रही बात बॉयफ्रेंड होने की, तो लड़की जब मुसीबत में हो तो क्या उसे बचाने हमेशा उसका पिता, पति, भाई या बॉयफ्रेंड ही आए, ऐसा जरूरी तो नहीं, कभी कभी उनका नौकर भी आगे आ सकता है।
ये सब होता हुआ आरोही देख रही थी। उसे शौर्य का उसके लिए लड़ना अच्छा लग रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता था आज वो उसके लिए किसी से लड़ रहा है। ये सब देख उसके मन में एक अलग ही गुदगुदी हो रही थी। उधर शौर्य गुस्से से आदित्य से कहता है, आज छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं सिंघानिया जी की पार्टी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत की तो बात इतनी शांति से खत्म नहीं होगी। फिर खुद को शांत कर आरोही के पीछे खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मैं आई थिंक हमें चलना चाहिए, काफी देर हो रही है। आरोही एक बार आदित्य की तरफ देखती है जो कि शौर्य को गुस्से से घूरे जा रहा था, फिर वहां से निकल जाती है। सिंघानिया जी भी कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो भी आदित्य को अच्छी तरह जानते थे कि वो कितना कमीना इंसान है। अगर वो उनका बिजनेस पार्टनर ना होता तो वो उसे कभी भी अपनी पार्टी में नहीं बुलाते, तो वो भी वहां से शांति से चले जाते हैं। दोनों उस पार्टी से निकल जाते हैं। आरोही को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। पूरे रास्ते दोनों कोई बात नहीं करते हैं। आरोही तो बस चोर नजरों से शौर्य को ही देखे जा रही थी। उसे रह रह के आदित्य की कही बात क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो याद आ रही थी, जिसे याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जा रही थी। दोनों आरोही के घर पहुंच चुके थे। आरोही अंदर जाने लगती है, फिर रुककर शौर्य से कहती है, थैंक यू आज के लिए, तुमने जो किया उसके लिए मुझे अच्छा लगा, जिस तरह तुमने स्टैंड लिया, थैंक यू वंस अगेन। शौर्य ये सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर गुड नाइट कह वहां से चला जाता है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। शायद दोनों ही के दिल में कुछ एहसासों ने जन्म तो ले ही लिया था, लेकिन दोनों ही अभी इस बात से अनजान थे। अगले दिन दोनों ऑफिस आते हैं। आज सारा दिन काम ज्यादा था, इसलिए उन दोनों को बात करने का वक्त ही नहीं मिला। ऑफिस खत्म होने के बाद आरोही जाने लगती है तो देखती है शौर्य खड़ा बस का वेट कर रहा है, तो वो सोचती है कि उसे ड्रॉप कर दें। वो वहां जा ही रही होती है कि देखती है जिया पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जिया वहां शौर्य को खड़ा देखती है तो उसे साथ चलने को कहती है, जिसे शौर्य भी मान जाता है। दोनों को एक साथ जाता देख आरोही को अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं उसे जिया से जलन होने लगी थी। वो गुस्से से घर की ओर चल देती है। वहीं कार में जिया शौर्य से पूछती है, तो शौर्य जी कैसा रहा आज का दिन? तो शौर्य कहता है, अच्छा था मैम। जिया अपने लिए मैम सुन चीप जाती है और हल्के गुस्से से कहती है, आप मुझे मैम मत बोला कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, जस्ट कॉल मी जिया। तो शौर्य कहता, ठीक है, लेकिन आपको भी मुझे शौर्य कहना होगा। शौर्य जी नहीं तो जिया कहती है, ठीक है। फिर कुछ देर रुककर जिया कहती है, पता है शौर्य जी। ये सुन शौर्य उसे घुर कर देखता है तो जिया अपनी गलती सुधारते हुए कहती है, ओके सॉरी शौर्य, आपको पता है मैं मेरी मम्मी पापा की एकलौती संतान हूं। मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। उस दिन आपको जब पहली बार देखा था तो पता नहीं क्यों, लेकिन आपको भाई बोलने का मन किया, तब से मैं आपको भाई बोलना चाहती थी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपको शौर्य भाई बुला सकती हूँ? ये सुन शौर्य एकदम शांत हो गया। उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, शौर्य भाई, शौर्य भाई, जिससे उसके आंखों में आंसू आ गए। जिसे देख जिया घबराते हुए कहती है, शौर्य आप ठीक तो हैं? अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। ये सुन शौर्य होश में आते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे शौर्य भाई बुला सकती है, लेकिन क्या मैं आपको गुड़िया बुला सकता हूँ? ये सुन जिया चौंकती हुई कहती है, आपको कैसे पता मेरे घर का नाम गुड़िया है? दरअसल मुझे घर में सब गुड़िया ही बुलाते हैं। तो शौर्य कहता है मुझे नहीं पता था, वो दरअसल मैं अपनी बहन को गुड़िया ही बुलाता था, मुझे आप में वही नजर आती है तो इसलिए बस। तो जिया कहती है, क्यों नहीं भाई, आज शौर्य